अपना लास्ट कहाँ तक कंप्लीट हो गया था? परम्यूटेशंस के मैंने कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस अच्छे से करा दिए थे। आज अपन थ्योरी स्टार्ट कर लें। ठीक है, हेडिंग डालो परम्यूटेशन ए बी और सी। समझो 3 लोग हैं और मेरे पास 2 चेयर्स अवेलेबल है। कितनी चेयर्स अवेलेबल हैं? 2। द नंबर ऑफ वेज दे कैन सेट। तो नंबर ऑफ वेज दे कैन सेट मतलब यहाँ पे क्या हो गया, या तो होगा बेटा कि अब मैं फर्स्ट चेयर पे ए को बिठा लूं और सेकंड पे बी को, पॉसिबिलिटी, या फर्स्ट पे बी को और सेकंड पे, या फर्स्ट पे सी और सेकंड पे, या फर्स्ट पे बी और सेकंड पे ए, फिर सी बी ए और सी। एक तरीका तो है कि अपन ने प्रैक्टिकली बनाकर सारे केसेस देखे, पर ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। कितने वेज आ गए? 6 वेज। सिंपल, अपन ने प्रैक्टिकली एक एक को बनाकर जज करके देखा। दूसरा तरीका है लॉजिकली। लॉजिकली क्या होता है कि मेरे पास 2 चेयर हैं। पहली चेयर के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं जो उस पर बैठ सकते हैं? या ए बैठ सकता है, बी बैठ सकता है, या सी। कितने चॉइसेस हैं? 3 लोगों की चॉइसेस है। बट जब सेकंड चेयर की बात आएगी तो एक तो बैठ चुका है, तो अब वो उस चेयर पे नहीं बैठेगा, तो वो 3 में से एक कम हो गया, तो कितने बचे? 2। तो 3 2 जा। एक लॉजिकल वे ये भी होता है, ठीक है। और तीसरा तरीका होता है आपका फॉर्मूला एनपीआर। एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स। आर का मतलब होता है नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टू बी अरेंज। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, और नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टू बी अरेंज। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई? टोटल कितने लोग हैं? 3। उसमें से अरेंज कितनों को करना है? 2। तो आप क्या करोगे? 3p2, 3 2 जा 6। क्या ये क्लियर है? ये हुआ थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन। जरा इसको लिखो अच्छे से। और नोट्स बनाते समय इस चैप्टर में एक बात ध्यान रखना, जितना अपने वर्ड्स में डिटेलिंग लिखोगे उतना फायदा होगा, जितना कम लिखोगे उतना नुकसान है। क्लियर? जितना हो सके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा डिटेल में लिखना। क्लियर? गुड मॉर्निंग बेटा। ये लिख लिया सबने? ठीक है। अब 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, वो समझ लेते हैं। एक पर्सन है जिसके पास 3 शर्ट और 2 ट्राउजर्स हैं। द नंबर ऑफ वेज ही कैन वेयर द क्लोथ्स। तो यहां पे क्या होगा? शर्ट एंड ट्राउजर दोनों पहनना जरूरी है। तो अगर अपन प्रैक्टिकली बनाएं तो पहली शर्ट के साथ वो पहला ट्राउजर, या पहली दूसरी शर्ट के साथ पहला ट्राउजर, या तीसरी शर्ट के साथ पहला ट्राउजर, या अब आपने कल थ्योरी में पढ़ा होगा एंड होता है तो क्या करते हैं? तो वो कंसेप्ट वाइज हो जाएगा। शर्ट कितनी थी? 3। एंड का क्या हुआ? मल्टीप्लाई। ट्राउजर कितने हैं? 2, 6। क्या ये क्लियर है? जब भी एंड कंडीशन होगी तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। जैसे एक समझो एक क्लास में 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। मुझे 2 मॉनिटर बनाने, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो बॉयज कितने हैं? 5। एंड है तो इनटू गर्ल्स कितनी है? 4। 5 4 जा, देयर आर 20 पेयर्स, 20 डिफरेंट पेयर्स पॉसिबल। क्या ये क्लियर है? जैसे अब मैं बोलूं कि यार इस रूम में समझो सिनेमा हॉल में 3 एंट्री के गेट हैं और 2 एग्जिट के गेट है। नॉर्मली ऐसा होता है, 3 एंट्री के गेट है और 2, तो भैया यू हैव टू एंटर एंड एग्जिट।
तो एंटर करने के लिए कितने हो गए 3, एग्जिट करने के लिए 2, तो 3 2 जा 6 वेज। दिस कंसेप्ट गोज ऑन। क्या ये क्लियर हुआ? अच्छे से लिख लो इसे, फिर आगे बात करते हैं। बेटा ऑनलाइन वालों को भी थोड़ा एक्टिव रहना है इस टॉपिक में, तभी ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा। जितना आप एक्टिव रहोगे उतना अच्छा रहेगा। आज टाइम चेंज हो गया ना तुम्हारी बैच का? तुम्हारे कौन सा चेंज, क्या चेंज हुआ आज? अच्छा आज लेक्चर नहीं है इसलिए चेंज हुआ। हो गया? ठीक है। अब एक बंदे के पास 2 कार और 3 टू व्हीलर है। द नंबर ऑफ वेज ही कुड यूज द ट्रांसपोर्ट। अब किस तरीके से वो यूज कर सकता है? तो या तो क्या हो सकता है, अब ये बताओ, इस सिचुएशन में वो ऐसा कर सकता है कि कार और टू व्हीलर साथ में हो, उन दोनों में से वो एक ही कर सकता है। या तो वो कार यूज करेगा या टू व्हीलर। अगर प्रैक्टिकली गिने तो या तो वो पहली कार से आएगा, दूसरी कार से, पहले टू व्हीलर, दूसरे, या तो 5 वेज हो गए। इसकी जगह पर अपन क्या करते हैं, कार और टू व्हीलर। तो यहाँ पे कार कितनी है 2, और के लिए क्या सीखते हो, क्या होता है प्लस। तो प्लस टू व्हीलर कितनी है 3, तो 2 + 3 दिस और दिस, दोनों में चॉइस है या तो ये या तो वो। और कंडीशन में हमेशा क्या होगा प्लस। क्या ये बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर के लिए याद रहेगा? लिख लो। ठीक है, अब अपन डिटेल डिस्कशन परम्यूटेशन का चालू करते हैं अलग अलग केसेस से। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब एक फैमिली में समझो हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे हैं। ये 5 लोग मूवी देखने जाते हैं। द नंबर ऑफ वेज दे कैन सिट एंड एंजॉय द मूवी। अब ऑब्वियसली 5 लोगों ने कितनी सीट्स ली? 5। एक तो प्रैक्टिकल तरीका होता है जो अपन ने अभी लॉजिकली में लिखा भी। क्या होगा कि पहली सीट के लिए कितने लोग, दूसरी के लिए, तीसरी के लिए, फिर तो क्या 120 वेज आएगा ये प्रैक्टिकली वाला। इसकी जगह ज्यादा प्रेफरेंस फॉर्मूले को देना। फॉर्मूला अपना क्या होता है, एन पी आर। एन कितना हो जाएगा 5 और आर भी क्या हो जाएगा 5, तो दैट इज 5p5, दैट इज 5 फैक्टोरियल। कल ही सिखाया था कैलकुलेशन। तो ये ज्यादा बेटर है, इसको ज्यादा प्रेफर करना। 5 लोग थे और 5 लोगों का अरेंजमेंट करना है, तो एन की वैल्यू भी 5 हो गई और आर की वैल्यू भी क्या हो गई, तो दैट इज 5p5, 5 फैक्टोरियल दैट इज 120। क्या ये क्लियर है? कोई डाउट? लिख लो।
ठीक है, किसी का लिखना बचा है? नहीं। अब इस पे अपन है ना एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैथमेटिकल एग्जाम्पल। हर एक जो इसके केसेस बताऊंगा ना उसके साथ एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल बताऊंगा, उसको समझना। समझो, इन अ वर्ड ऑफ कंप्यूटर द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट कंप्यूटर वर्ड में। तो कंप्यूटर वर्ड में बताओ अल्फाबेट्स कितने होते हैं? लिख के दे दी स्पेलिंग, शर्म कर लो। 8p8, 8 फैक्टोरियल 40320, ये क्या हुआ? अरेंजमेंट। ठीक है, बट अगर वो अरेंजमेंट की जगह वो वर्ड चेंज करके लिख दे रीअरेंजमेंट, तो क्या होगा? रीअरेंजमेंट का मतलब है जिस एक तरीके से वो पहले से अरेंज है उसके अलावा, तो रीअरेंजमेंट वर्ड आ गया तो -1। क्या ये बात समझ में आई? केसेस क्लियर हुए कि अगर कंप्यूटर वर्ड में अरेंजमेंट पूछा गया तो टोटल क्या था? 8 फैक्टोरियल था, दैट वुड बी 8p8, 40320। बट अगर वो पूछते रीअरेंजमेंट, मतलब वो एक तरीके से जो अरेंज है उसके अलावा। क्लियर है? अब जैसे ये दोनों साथ बैठे उस बेंच पे बैठे, इसके अलावा वो कैसे बैठ सकते? अभी ये राइट में वो लेफ्ट में, तो इसके अलावा क्या होगा? ये लेफ्ट में चले जाए और वो, तो एक ही तरह का। यूं इनके बैठने के कितने तरीके थे? दो। पर रीअरेंजमेंट क्या हो सकता है? एक। बात समझ में आई? तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या ये क्लियर है? कोई डाउट? कंप्लीट करो। अर्पित, अब क्लियर है कल वाला वो क्वेश्चन जो तू पूछ रहा था बेटा? ठीक है, वो तो अब आज थ्योरी में बेटा धीरे धीरे सब कंप्लीट हो जाएगा। हो गया? अब बेटा नेक्स्ट केस, हस्बैंड विल सिट ऑन फर्स्ट प्लेस। ट्राई करो एक बार, मैं भी करके दूंगा। अगर उसी फैमिली में ये फिक्स हो जाता कि हस्बैंड हमेशा कहाँ बैठेगा? फर्स्ट प्लेस पे। जैसे देखो, इसमें एक रूल भी या बता रहा हूं, वो ध्यान भी रखना। जैसे 5 प्लेस है, अगर यहां कह दिया गया कि हस्बैंड विल सेट ऑन फर्स्ट प्लेस, तो आपके रूल दिमाग में यह होना चाहिए कि जिस पे कंडीशन गिवन हो सबसे पहले उसे अरेंज करो। हस्बैंड कितने हैं? एक। फर्स्ट प्लेस कितनी? एक। तो 1p1 किसका अरेंजमेंट हुआ? फिक्स, सिंपल, कुछ नहीं। अब रिमेनिंग जगह कितनी खाली? 4। बैठने वाले कितने? तो उनका अरेंजमेंट, तो 1 factorial into 4 factorial, that is 24 ways in which husband will sit on first place. अब इसी पे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं,
अगर इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इन अ वर्ड मंडे, इन अ वर्ड मंडे द नंबर ऑफ वेज द वर्ड स्टार्टिंग विथ एम, द वर्ड स्टार्टिंग विथ एम, बताओ द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट स्टार्टिंग विथ एम, करो। कितना आया? 120 आ गया। सक्षम, इन अ वर्ड मंडे द नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ एम, एम से शुरू होने वाले, सिंपल है बेटा। मंडे स्पेलिंग में 6 अल्फाबेट होते हैं, एम से स्टार्ट होने वाला 1P1 इंटू, क्लियर है? अब ये केस समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। हस्बैंड विल sit on first place but wife will not sit on last place। टफर है। जो कंडीशन दी उस पर ध्यान देना रहता। सक्षम गलत है बेटा। चलो मैं बताता हूं। जैसे समझ, एक बात बता, तू कहां बैठेगा? फर्स्ट प्लेस पे। तो तू बैठ गया, तेरा अरेंजमेंट कर लिया 1P1। अब तेरी पत्नी ने क्या कहा? कहाँ नहीं बैठेगी? गोदी में बिठा सकता है क्या? तो कहाँ नहीं बैठ सकती? एक तो लास्ट और एक फर्स्ट, तो दोनों प्लेस तो चली गई। अब कहाँ कहाँ पत्नी बैठ सकती है? सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। कितनी जगह है उसकी फेवरेबल है? 3। पत्नी कितनी है तेरी? एक है, हो गई 3P1। क्लियर है? अब तुम 2 जने बैठ गए, 5 में से कितनी जगह फिल हो गई? खाली कितनी? और तुम्हारी गलतियां कितनी? तो क्या होगा उनका? 3P3। अब याद रहेगा? क्या आंसर इज 18। क्या ये क्लियर है? हर चीज का रीजन समझो ना बेटा। आप, मैं जो बोल रहा हूं कि जब कंडीशन गिवन है तो जब तक जिसकी कंडीशन गिवन है पहले उसे अरेंज करना। सबसे पहले उसने हस्बैंड की कंडीशन दी तो उसका अरेंजमेंट हुआ 1P1। फिर वाइफ का क्या हुआ? वाइफ ने बोल दिया लास्ट में नहीं बैठ सकती और फर्स्ट जगह तो खाली ही नहीं है, तो कितनी जगह बची? 3। और पत्नी कितनी थी? 1। तो दैट इज 3P, उसका अरेंजमेंट हो गया। अब खाली कितनी जगह? 3, और 3 बच्चे हैं तो 3P3। क्लियर? चलो लिख लो।
समझ में आ गया अच्छे से सबको? ठीक है, चलो यहां तक तो सब कुछ क्लियर है। अब इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है, इन अ वर्ड मंडे द नंबर ऑफ वर्ड starting with M but do not end on N. In a word Monday, the number of words starting with M but do not end on N. करो, M से शुरुआत हो पर N पे अंत ना हो। सिंपल। 5 ही अर्पित बेटा, 5 लोगों की फैमिली थी, अभी चौथा हुआ नहीं। ठीक है अर्पित, बताओ मंडे वाला। 96 96 सही है, शिवानी का भी सही है। M से शुरुआत 1p1, M के लिए, N के लिए हो जाएगा 4p1। 4p1 समझ में आया सबको? पहली और आखिरी प्लेस छोड़कर बीच की 4, बाकी रिमेनिंग के लिए क्या होगा 4p4। तो 1 इंटू 4 इंटू 4 फैक्टोरियल दैट इज 96। क्लियर है? कोई डाउट? पक्का कंसेप्चुअली समझ में आ गया ये भी? चलो नेक्स्ट केस की तरफ जाएं। किसी का लिखना बचा है क्या? अपने वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन डिटेल में लिख रहे हो ना कि ऐसा क्यों, 1p1 क्यों, 4p1 क्यों, 4p4 क्यों। जितना डिटेलिंग में लिखोगे उतना ही फायदा आगे के लिए रहेगा, क्योंकि अभी तो तुम करंटली रीजन सुन रहे हो, जब बाद में खोलोगे तो सिर्फ नंबर्स दिखेंगे, फिर अगर ऐसा नहीं लिखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। वैसे आजकल की स्थिति में तो ये बोलना ही नहीं चाहिए, तुम्हारे पास इतनी फैसिलिटीज है। हमारे जमाने में तो टीचर ने एक बार बोला और मिस कर दिया तो मिस हो गया। यहाँ तो क्या है, वीडियो खोला, ज्यादा बोल रहे चुप, ज्यादा बोले चालू, वो जमाना आ गया अब तो। उसके बाद तुम पढ़ाई नहीं कर पाते हो। ठीक है, चलो हो गया ये। फोर्थ केस पे आ गए, 3 हो गए ना अपने। अब हस्बैंड वाइफ विल सिट ऑन ऑड प्लेसेस, पति पत्नी विषम स्थानों पर बैठेंगे। तो यहां कैसे होगा ये, करो जरा ट्राई। हस्बैंड वाइफ विल सिट ऑन ऑड प्लेसेस। क्या देखो, ऑड प्लेसेस, अब देखते हैं, नंबर देते हैं 1 2 3 4। अब ऑड प्लेसेस क्या हैं, 1 3 5, 3 ऑड प्लेसेस है। पति पत्नी कितने हैं, 2, तो उनका अरेंजमेंट 3p2। अब वो 3p2 उनके लिए कंडीशन थी, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए वो तो फुलफिल कर दी, बाकी कोई कंडीशन नहीं है। अब इन्होंने 5 में से कितनी प्लेसेस एकोमोडेट कर ली, 2, खाली कितनी, और बच्चे कितने, तो वो चिल्ड्रंस के लिए क्या होगा 3p3, तो दैट इज 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टर।
36। क्लियर है? अच्छे से कंसेप्चुअली समझ में आया? लिखो इसे। बेटा देख खुशी, दो प्लेसेस पे हस्बैंड वाइफ बैठ गए, टोटल प्लेस तो 5 थी, तो 3 खाली है। अब बच्चे का तो ऐसा नहीं कि कहीं पर भी बैठ सकता है ऑड या इवन पे, तो 3 जो प्लेसेस खाली है उसमें 3 बच्चे कहीं पे भी बैठ सकते हो, तो 3p3। खुशी आप क्लियर है? ठीक, लिख ले बेटा उसको। अब इस पे क्वेश्चन पूछ लूं। इन अ वर्ड डॉटर, इन अ वर्ड डॉटर, वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। वॉवेल्स मालूम तो है ना सबको, ए ई आई यू यू, है ना? तो वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेस। इन अ वर्ड डॉटर, वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। करो। कितनों ने ईमानदारी से सही करा था? चेक करो एक एक चीज। ऑड प्लेसेस कितनी थी? 4। वॉवेल्स कितने थे? तो 4p3। और बचे हुए कितनी खाली जगह रह गई? 5। और 5 अल्फाबेट्स तो 5p। अब तो पक्का ये कंसेप्ट याद रहेगा? पक्का? ठीक है, लिख लो। ये हटाऊं? हस्बैंड वाइफ विल सिट टुगेदर। पति पत्नी साथ में बैठेंगे। करो, खुश हो रहा है तो। कितना? कंसेप्ट क्या था इसका? जब साथ में बैठेंगे तो हस्बैंड वाइफ को बांधकर 1 यूनिट मान लेंगे, फिर पहला बच्चा, दूसरा और तीसरा। अब एक्चुअली कंसेप्ट ये है कि जो हस्बैंड वाइफ है वो कहीं पर भी मूव करेंगे तो साथ में बैठेंगे, दो प्लेसेस पर वो साथ में बैठेंगे। जैसे 1 2 में बैठ गए, 2 3 पे बैठ गए, 3 4 पे बैठ गए, या 4 5 पे बैठ गए। दिस आर द पॉसिबल चॉइसेस। तो अपना क्या होगा, ये मूव एक साथ करेंगे,
बाकी पहला बच्चा कहीं पे भी मूव कर सकता है, तीसरा, दूसरा और तीसरा। तो 4 जनों का अरेंजमेंट क्या होता है? बट जो हस्बैंड वाइफ दो प्लेसेस पे बैठेंगे वो तो आपस में चेंज कर सकते हैं ना, हस्बैंड वाइफ और वाइफ हस्बैंड। तो इंटरनल चेंज क्या होगा? 2p2। ये क्या हुआ उनका इंटरनल, ये क्या हुआ 2p2 इंटरनल। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टर, दैट इज 48 वेज। क्लियर है? हाँ या ना? मतलब क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ को बांध कर सिंगल यूनिट माना, एक वो जो मूव कर सकते हैं, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा। 4 जनों का अरेंजमेंट 4p4। अब वो जो हस्बैंड वाइफ के पास दो प्लेसेस है वो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इंटरनल क्या चेंज होगा? 2p2। तो अपन ने निकाल लिया। क्लियर है? लिखो इसे। इस पे 2-3 एग्जाम्पल्स करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छे से लिखना बेटा। अच्छे से डिटेल में लिखना। इसके बाद इन अ वर्ड फेलियर्स वॉवेल्स आर टुगेदर। इन अ वर्ड फेलियर वॉवेल्स आर टुगेदर। वर्ड फेलियर में वॉवेल्स आर टुगेदर। करो। वन 144 गलत है। बिल्कुल सही बेटा। अरुण का भी सही है, अर्पित का भी सही है। बेटा वॉवेल्स कितने हैं? कितने हैं वर्ड में वॉवेल्स कितने हैं? 4। वॉवेल्स लिखवाऊं क्या? ABCD पढ़े। AIUE 4। FLR 1 2 3 4, 4 का अरेंजमेंट। और इंटरनल का तो 4 फैक्टोरियल इंटू। क्लियर हुआ? पक्का? अच्छे से समझना पड़ेगी हर चीज। अच्छा, इसी में होता चिल्ड्रंस विल सिट टुगेदर, तो क्या होता? करो। चिल्ड्रंस विल सिट टुगेदर। वापस ध्यान से देखो, टाइम लो थोड़ा सा। थर्टी सिक्स आ गया। एक, दो, तीन, हस्बैंड वाइफ, 1 2 3, तो 3p3 इंटू 3p3। एक और, husband wife will sit together and children's will sit together। हस्बैंड वाइफ साथ में बैठेंगे और बच्चे अपने साथ में बैठेंगे।
husband wife will sit together and children will sit together. सक्षम गलत, अरुण गलत. हस्बैंड वाइफ को बांध दिया, चिल्ड्रंस को बांध दिया. 102 2p2. इंटरनल हस्बैंड वाइफ का 2p2, इंटरनल बच्चों का 3p3. पहले दो ग्रुप का 2p2, फिर हस्बैंड वाइफ का आपस का 2p2, फिर बच्चों का आपस का 3p3. तो दैट इज 2 फैक्टर इंटू 2 फैक्टर इंटू 3 फैक्टर. तो आंसर इज 24. क्या ये क्लियर है? सबको समझ में आया? पक्का? ठीक है. अब समझो 5 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं. ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर. करके बताओ, गलती नहीं होनी चाहिए बेटा. 5 बॉयज 3 गर्ल्स, ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर. गलती मत करना बेटा. 3p2 कहां से होगा, किस में होगा? दो ग्रुप हैं, हस्बैंड वाइफ का और बच्चों का, उसका 2p2 रहा. चिल्ड्रंस में तो 3 बच्चे और 3 जगह पे बैठेंगे तो 3p3 लिखा तो सही. 3 बच्चे 3 जगह, 2 क्यों? एक कम थोड़ी हो गया. कुंभ में थोड़ी गए थे. 4320 सही है. वन टू थ्री फोर 5 6. तो 6 पे 6 और 4320. 4320 आ गया था सबका. कितनों ने मेरे करने से पहले करा था? बढ़िया. अब आपका ये काम है कि यहां के बाद अपने डिजिट्स वाले क्वेश्चंस बचते हैं, रिपीटेशंस वाला बचता है और एक सर्कुलर परम्यूटेशन बचता है. ठीक है. कौन कौन से अभी डिजिट्स वाले क्वेश्चन नहीं हुए हैं, सर्कुलर परम्यूटेशन नहीं हुआ, रिपीट होते हैं जो अल्फाबेट्स वो नहीं हुआ है, और एक डिक्शनरी वाला. 4 कंसेप्ट और होंगे तो अपना परम्यूटेशन का बेसिक खत्म हो जाएगा. पर आपके पास अभी एक होमवर्क है, ये 4 टॉपिक को कहीं पे भी देखो तो इन्हें छोड़कर ए और बी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस ट्राई कर लेना. कौन कौन से 4 टॉपिक छोड़ने? डिजिट्स, फिर सर्कुलर परम्यूटेशन जो रिंग वाले, फिर आपका रिपीटेटिव वाले, और डिक्शनरी. डिक्शनरी तो है ही नहीं है और बी में, वो एडिशनल में आएगा. तो अपने पास ये तीनों टॉपिक के अभी छोड़ के ए और बी के बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करके रखोगे. तो कल अपन फिर इसके आगे करेंगे और इसको रिपीट करके आओगे सारे केसेस को दोबारा पढ़कर. ठीक है. थैंक यू बेटा.